वालेकुम। अब हम चैप्टर नंबर 20 के नेक्स्ट यहाँ पे हमने छोड़ा था एंडोक्राइन सिस्टम, उससे आगे स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग एडिनोमास एंड हाइपरपिट्यूटिज्म। अब ये जो फंक्शनल ट्यूमर्स है ना, ये बेसिकली मैं आपको लास्ट वीडियो में ना कवर करवा चुकी हूँ, इसका कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ। तो जो चीज़ें मिस है मैं आपको वो बताऊँगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जब मैं फंक्शनल ट्यूमर्स बता रही थी, उनके सेल और क्या क्या वो काम करते हैं और क्या क्या उनके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो ओवरऑल कंसेप्ट आप लोगों को दे चुकी हूँ। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है ना, वो सबसे पहले लेक्टोट्रॉफ एडिनोमा, ठीक है। अब ये जितने भी है ना फंक्शनल ट्यूमर्स, ये आपने इन सब के साथ पढ़ने हैं, ठीक है। कि हमारे पास प्रोलैक्टिन सिक्रीट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ग्रोथ हार्मोन करता है, ठीक है। एसीटीएच रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, और गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है, एफएसएचएलएच। हर एक से कि ये वाला हो गया तो इसका ये वाला जो है वो फंक्शनल ट्यूमर है, तो इसके ये वाले हार्मोन के जो साइन सिम्टम होंगे वो वाले पेशेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। और अब लेक्टोट्रॉफ जो है उसके अंदर क्या है, प्रोलैक्टिन सिक्रीज करेगा। अगर लेक्टोट्रॉफ का एडिनोमा है तो वो प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन आएगा। अब ये वाला अगर प्रोलैक्टिन रिलीज होता है तो उसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर जो फीमेल है तो उसकी ब्रेस्ट क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। और गलेक्टोरिया होगा, ठीक है, कि मिल्क प्रोडक्शन होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर ये गोनेडोट्रोपिन्स को इनहिबिट कर देता है तो इसके लिए एमिनोरिया की सिचुएशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो डिटेक्शन है ना फीमेल में, अगर तो वो यंगर फीमेल है जिसके अंदर ये हुआ है तो जल्दी पता चल जाएगा। क्यों जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि एमिनोरिया एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जिससे फीमेल जल्दी अगर रिप्रोडक्टिव एज में तो पता चल जाएगा कि उसके जो है कोई मसला चल रहा है। लेकिन अगर ओल्डर वुमेन है, ठीक है, और पीरियड्स ऑलरेडी स्टॉप हो चुके हैं, पोस्ट मेनोपॉजल है, देन जो है इसमें, या अगर मेल है तो उनके अंदर ज़रा देर से पता चलता है। मेल के अंदर जो साइन एंड सिम्टम आते हैं वो आते हैं कि लिबिडो जो है उनकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और वो जाहिर है क्योंकि गोनेडोट्रोपिन्स नहीं है उनके, और इनफर्टिलिटी टाइप सिम्टम्स जो है ना वो आ रहे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन नहीं है जितनी यंगर वुमेन के अंदर है, ठीक है। तो उसमें क्विक मतलब आपको पता चल जाता है कि कोई मसला, अंडरलाइन कोई मसला चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि इसके अंदर ना हम IHC जितने भी हैं, जितने भी फंक्शनल ट्यूमर्स है, अगर मैं लाइन ना भी बोलूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री जो है ना, जब हम ये करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो सेल क्या रिलीज़ कर रहा है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये सेल का ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो अगर हमें प्रोलैक्टिन मिल जाए तो इसका मतलब ये लेक्टोट्रॉफ है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो है वो पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर बताया था, तो आप लोगों को पता है कि हाइपोथैलेमस से एक चीज़ रिलीज करता है जो है डोपामीन, ठीक है। डोपामीन क्या करता है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी को ना इनहिबिट कर देता है कि वो प्रोलैक्टिन रिलीज ना करे, ठीक है। तो ये इनहिबिट कर देता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर ना हाइपोथैलेमस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वो डोपामिन रिलीज़ करना छोड़ दे तो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी ना। जब ये पीछे से इनहिबिट नहीं कर रहा तो प्रोलैक्टिन जो है वो ऊपर को चला जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें इसे हम बोलते हैं स्टॉक इफेक्ट के, कुछ ना कुछ मतलब होता रहता है कि सुप्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहे कि थोड़ा बहुत वो कंप्रेस हो गया, जिस वजह से जो है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए। तो इससे हम स्टॉक इफेक्ट बोलते हैं। 200 माइक्रोग्राम पर लीटर, वो कहते हैं कि अगर इतना है ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि मतलब ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा हो ना प्रोलैक्टिन तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास लेक्टोट्रॉफ एडिनोमा है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये हो सकता है कि कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जिसके अंदर हमारे पास ये हो जाए। मिसाल के तौर पे डोपामीन को इनहिबिट करने वाली कोई आप दवाई दे दो, जब डोपामीन नहीं होगा तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे रिजरपीन वगैरह और कुछ CNS के ड्रग्स हैं जिसमें हम डोपामीन को इनहिबिट करवाते हैं। तो अगर वो बंदा कोई साइकेट्रिक इशू के साथ प्रेजेंट कर रहा है और वो कुछ ऐसी मेडिसिन लेता है तो उसमें हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे 3-4 और चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, तो वो सुन लें। अच्छा, एक चीज़ और है कि प्रेगनेंसी के अंदर, तो अब आपको पता है फिजियोलॉजिकल, एक तो ये हम सारी डिजीज़ पर है ना, एक होती है फिजियोलॉजी में ना कुछ चीज़ें कि नॉर्मल जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोलैक्टिन आपको पता है कि बढ़ना ही बढ़ना होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में भी ये इंक्रीज़ होना ही होता है ना, तो तब जो है प्रोलैक्टिन का इंक्रीज़ होना, प्रोलैक्टिन की वजह से लेक्टोट्रॉफ ज़्यादा होता है तो पिट्यूटरी का जो साइज़ है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, इस चीज़ को ना यहाँ पे ज़रा याद रखिएगा। मैं आगे जाके ना आपको शीहान सिंड्रोम जो है ना उसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो तब जो है वो देख लीजिएगा, बल्कि अभी बता देती हूँ, ये आगे हमने हाइपरपिट्यूटरिज्म में पढ़ना है। शीहान सिंड्रोम में ये होता है कि जो, जैसा अभी मैंने आपको जिक्र किया, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया
कि जो प्रोलैक्टिन है ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा करवानी है हमने। कब करवानी है? इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अब प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि हमने ये ज़्यादा करवानी है। तो ये ज़्यादा करवाने के लिए जो इसको रिलीज़ करवाते हैं वो होते हैं लैक्टोट्रॉफ। तो लैक्टोट्रॉफ्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ये वाले सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी का जो सेल साइज़ है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? साइज़ बढ़ जाता है। जब साइज़ बढ़ जाता है ना, सॉरी फॉर माई राइटिंग, एंटीरियर पिट्यूटरी का जब साइज़ बढ़ जाता है ना, तो इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही थी? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पोर्टल सिस्टम है, जो वीनस प्लेक्सस है, यहीं से जो स्टॉक के अंदर ब्लड वेसल है वो सप्लाई कर रही है। पोस्टीरियर वाले को तो आर्टरीज़ की कुछ ना कुछ ब्रांचेस मिल जाती हैं, तो पोस्टीरियर वाले को तो अच्छी सप्लाई मिल रही है, लेकिन एंटीरियर वाले को सिर्फ इसी ने सप्लाई करना है, ठीक है। तो जब साइज़ बढ़ता जा रहा है लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ रही, साइज़ ये इतना है ना, साइज़ बढ़ के इतना हो गया है, ब्लड सप्लाई उतनी है जितनी पहले थी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ब्लड सप्लाई थी 20, ठीक है, और साइज़ भी इसका 20 था, ये एक दूसरे के इक्वल थी। अब साइज़ हो गया 40 और ब्लड सप्लाई में भी 20 है। ये जस्ट एक अजीब सी एग्जांपल है समझाने के लिए। तो अब इसको जो है वो नहीं मिलेगा ब्लड सप्लाई, तो इस वजह से क्या होगा कि ज़रा इसका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, स्पेशली जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसका इन्फाक्शन नेक्रोसिस होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये इन्फाक्शन नेक्रोसिस हो जाएगा तो आप हार्मोन्स जो हैं वो इसके रिलीज़ नहीं हो पाएंगे, तो तब हमें हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पेशली वो वाली फीमेल्स जो पोस्टपार्टम ये सिचुएशन होती है, ठीक है, तो उनमें जहाँ अगर वो हाइपरटेंशन हो ना, उनके अंदर के बीपी लो रहता हो, ठीक है, जिनका प्रेगनेंसी में, तो उनके अंदर ये सिचुएशन मतलब हो सकती है कि ज़्यादा पोस्टपार्टम वाले तब के एकदम, क्योंकि तब ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, तो उस वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी इसका नेक्रोसिस हो जाए। तो ये हमने आगे पढ़ना था पर मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया। चलें, ये भी फंक्शनल ट्यूमर्स हैं, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं कि जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। ये मैंने जो इस वक्त शिहान सिंड्रोम बताया, ये हमने हाइपोपिट्यूटरिज्म में पढ़ना है कि जब हमारी पिट्यूटरी काम नहीं करती तो उसकी क्या वजह होती है। तो उनमें उनमें से एक था शिहान सिंड्रोम, जो SCQ है, पास्ट पेपर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका बस ये लिंक था यहाँ पर, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जिक्र कर दिया। और उसके अलावा सोमैटोट्रोफ एडिनोमा इसमें आपको पता क्या है? देखो, सिंपल इस डाइट के ये क्या रिलीज़ कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, तब ग्रोथ हार्मोन जो है वो अगर ये ऐसा करता है कि लीवर के पास जाकर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज़ करवा लिया इसने, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है ना उसको ज़रूरत होती है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर की। अब ये दोनों मिल गए, जब ये दोनों मिल गए ना, तो अब क्या होगा कि इसने क्या करना है कि अब ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर भी आ गया ना। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर कहाँ से आया? ये इसने हेपेटिक जो है ना वो रिलीज़ करवा लिया, लीवर से रिलीज़ करवा लिया। तो अब ये जो दोनों आ गए हैं ना, तो अगर तो वो बच्चा छोटा है यानी वो चाइल्ड है, उसके जो बोन्स है ना, ठीक है, उसके एपिफिसिस क्लोज नहीं हुए, ठीक है, ये एपिफिसिस उसके क्लोज नहीं हुए, तो उसकी हड्डियाँ भी बड़ी हो सकती है ना। तो इस बच्चे में ना गाइगेंटिज्म आएगी, ठीक है। गाइगेंटिज्म यानी कि जो एक बड़ा सा बंदा जिसके इसमें सारी प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा, ठीक है, कि सारी चीज़ें जो है ना वो इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एडल्ट है, ठीक है, तो जो एडल्ट है उसके अंदर तो उसकी हड्डियाँ नॉर्मली उसके एपिफिसिस क्लोज हो चुके हैं, अब तो उसकी हड्डी ने बड़ा नहीं होना, तो इसके अंदर ना सॉफ्ट टिश्यू वगैरह की ग्रोथ हो जाती है, फिंगर्स बड़ी हो जाती है, उसकी फिंगर्स ऐसे हो जाती है जैसे सॉसेज लाइक हो जाती हैं, ठीक है, कि मोटी मोटी लंबी लंबी सॉसेज की तरह की हो जाती हैं, और उसकी जो बोन है, ठीक है, वो बड़ी होने लग जाएगी। यानी वो चीज़ें जो आपकी लेग की बोन्स है वो नहीं इंक्रीज हो रही, लेकिन जो बोन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बाइक निकल जाती है, प्रोट्रूजन वगैरह ऐसे हो जाती है, आपके जो हेड की जो बोन्स है उस पर इफेक्ट आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर जो है वो स्किन और विजरा में इफेक्ट आता है, ठीक है। लोअर फेस जो है उसका थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, आपको देख के पता चल जाता है एक्रोमेगालिया इस बंदे को, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मतलब उसमें मैनिफेस्ट हो रही होती हैं। एक चीज़ जो अपने इसका साथ याद रखनी है ना, वो चीज़ है हमारे पास के डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं इनके अंदर। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का इटसेल्फ भी ग्लूकोज के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता ही है, ठीक है, कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह करवाता है। इसके अलावा ये होता है कि ये ना इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा करवा देता है बॉडी में, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस की सिचुएशन देखने को मिलती है हमें इन पेशेंट्स के साथ। इसके अलावा ये होता है कि क्योंकि ये गोनेडल डिसफंक्शन भी करवाता है, ठीक है, और मसल वीकनेस करवाता ही है, ठीक है, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ हो रही होती हैं जी। ये कैंसर का भी रिस्क होता है। अब उसके पीछे ये है बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है ना ये हमारी बॉडी में जाके ना ये सारा सिस्टम जो मेटाबॉलिक हमारा जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा करवा रहा होता है, ठीक है। सारा जो हमारा जो अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ करवा रहा होता है ये, और इसका और भी बहुत सारी सिम्टम्स पे और जो है वो इफेक्ट होता है। तो डेट्स वाई जो है वो क्या करता है कि
हमारी बॉडी में लंबा करता जा रहा है और थोड़ी सी जो है वो बोन्स को इंक्रीज़ करने के लिए, और हमें वीक भी करता जा रहा है। बोन्स को इंक्रीज़ कर रहा है और बाकी चीज़ों को डिक्रीज़ कर रहा है, आप यूँ समझ लो। और इसके अलावा जो है वो कॉर्टिकोफ एडिनोमा, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जिसमें आपने पढ़नी है वो है नेल्सन सिंड्रोम, ठीक है। बाकी जो है वो आपको पता है कि इसमें इतना मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया हुआ है कि क्या होता है, तो थोड़ा सा बता देती हूँ अभी भी। कॉर्टिकोफ एडिनोमा जो है इसके अंदर क्या होगा, एसीटीएच ज़्यादा रिलीज़ होगा, कॉर्टिसोल ज़्यादा आएगा। अच्छा, अगर तो हमारे पास पिट्यूटरी है, ठीक है, पिट्यूटरी जो है वो हमारे पास रिलीज़ करती है एसीटीएच। एसीटीएच हमारा जाता है एड्रीनल ग्लैंड के पास, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पड़ा हुआ है, एड्रीनल ग्लैंड पड़ा हुआ है हमारे किडनी के ऊपर, ठीक है। ये प्यारा सा, आओ ज़्यादा ही गंदा हो गया ना, ये ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है, ओके। किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड भरा हुआ है, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज़ करता है, कॉर्टिसोल। वैसे तो ये सारा कुछ रिलीज़ करता है, जीएफआर होता है इसका, मैं इसमें बताऊंगी जब इसका आएगा, इसकी बारी आएगी तो। लेकिन फिल वक्त इसमें देख लें कि कॉर्टिसोल रिलीज़ कर रहा है, कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है। और फिर क्या होता है, फिर उसकी वजह से कॉर्टिसोल के अपने सारे अफेक्ट्स आएंगे। अब कॉर्टिसोल इंक्रीज़ करना है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, कुशिंग डिजीज़ हो सकता है जिसमें कॉर्टिसोल बढ़ता है। लेकिन अगर ये प्राइमरी डिजीज़ है ना, यानी एसीटीएच की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं हम कुशिंग डिजीज़। लेकिन कुछ और भी मसले मसाइल होते हैं कि बॉडी में अदर देन किसी टिश्यू में, पिट्यूटरी के अलावा कहीं और एसीटीएच बनने लग जाए, कोई और मसला आ जाए जिसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ जाए, जैसे हम बोलेंगे कुशिंग सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब पता है ज़्यादा मसले मसाइल हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं उसके अंदर, सही है। तो अब जो है ना हमारे पास एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, वो तो कॉर्टिसोल के साथ साथ हम कुशिंग वाले जो हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड्स, उसके अंदर पढ़ेंगे ही इसको डिटेल में। लेकिन इस वक्त हमारे लिए नेल्सन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। अब होता ही है कि बंदे को होती है कुशिंग डिजीज़, ठीक है। अब कुशिंग डिजीज़ के अंदर आपने क्या किया, आपने उस बंदे का एड्रीनल रिमूव कर दिया, एड्रीनल ग्लैंड जो था ना उसका, वो आपने सर्जरी कर की और उसको निकाल दिया। अब आपका जो हाइपर कॉर्टिसोलिज्म का मसला था ना, कॉर्टिसोल जो आपका ज़्यादा था वो ठीक हो गया, ठीक है। कि अब उसके में कॉर्टिसोल क्यों ज़्यादा होगा, जब एड्रीनल ग्लैंड ही नहीं है। लेकिन अब इसका नुकसान क्या होगा, जब कॉर्टिसोल नहीं है तो कॉर्टिसोल क्या क्या करता था कि जब एसीटीएच आता था, एसीटीएच एड्रीनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल रिलीज़ करवाता था, कॉर्टिसोल जाता था और कॉर्टिसोल जाके नेगेटिवली इनहिबिट करता था एसीटीएच को। क्या तुम अब बस कर दो, मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बस तुम अब बंद हो जाओ। बिल्कुल जैसे इंसानों वाला मामला होता है कि जब कोई हेल्प करता है और फिर जाके उसको चलो। तो अब हुआ ये कि जब उसमें कॉर्टिसोल नहीं है, हमने कॉर्टिसोल रिमूव कर दिया, तो अब कॉर्टिसोल ना होने की वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी में एसीटीएच रिलीज़ करने वाले जो सेल्स थे वो क्या हो जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और उस वजह से क्या होगा कि आपको इसके अंदर ना जो पिट्यूटरी का जो एडिनोमा है ना, उसका साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ है ही नहीं जो उसे रोक रहे। कॉर्टिसोल था जिसने उसको रोकना था, वो भी निकल गया, तो अब उसका साइज़ और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से मैस इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। मैस इफेक्ट्स का मतलब है कि ये साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो इफेक्ट आते हैं। अब साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बाइटेम्पोरल हेमियानोप्सिया बताया था कि वीएन, ये आपको फर्स्ट वीडियो में, कि आपको जो है वो ऑप्टिक याज्मा की कंप्रेशन हो जाएगी। इसी तरह से और चीज़ें भी इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये नेल्सन सिंड्रोम होता है, आपको इसमें हाइपर कॉर्टिसोलिज्म नहीं देखने को मिलता, लेकिन एड्रिनल्स आपने रिमूव कर दिए होते हैं, तो आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, मैस इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि एसीटीएच के साथ साथ ना आप इसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो एसीटीएच हार्मोन है ना, ये बनता है पीएमसी, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल होता है इससे, और इसने मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बनाना होता है, और इसने एसीटीएच रिलीजिंग जो है वो एसीटीएच भी बनाना होता है। तो जब हमारे पास मतलब पीएमसी टूटेगा तो ये बनेगा। जब एसीटीएच का लेवल ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब पीएमसी भी उस बंदे में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जो उसको बना रहा है। जब पीएमसी भी ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि एसीटीएच के साथ साथ देयर आर चांसेस कि एमएसएच भी बनेगा। एमएसएच बनेगा तो क्या उसकी बॉडी में आएगा, मेलानिन आएगा, मेलानिन रहेगा तो उसको क्या कर देगा, काला कर देगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो सारी होती हैं कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमा में। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास नेक्स्ट है कि कुछ और हार्मोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन एडिनोमा गोनेडोट्रोपिन एडिनोमा होता है, ठीक है। उसके अंदर एफएसएच एलएच जो है ये इंक्रीज़ हो जाए कुछ, ठीक है। उसके अंदर जो है वो इम्पेयर्ड वीएन। अच्छा, इसका ये होता है कि ना बेसिकली ये सारा क्या है कि इसने इनफर्टिलिटी वगैरह कर देनी है अगर गोनेडोट्रोपिन का एडिनोमा हो जाता है। लेकिन ना बहुत कम के, अगर इतने ज़्यादा इसके फीचर्स नहीं आते, इतने ज़्यादा क्लिनिकली नहीं है, लेकिन अगर बहुत 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 बड़ा हो गया तो फिर इसके मैस इफेक्ट्स आएंगे। मैस इफेक्ट्स आपको पता है कि वीएन खराब होगी, हेडेक होगी, डिप्लोपिया देखने में मसला आएगा ना, और डबल नज़र आएगा। और पिट्यूटरी एपोप्लेक्सिस, अगर वो ट्यूमर इतना बड़ा हो गया कि उसके अंदर जो है वो लीकिंग, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि अनकॉन्शियस हो सकती है पेशेंट को, या न्यूरो सर्जिकल एमरजेंसी होती है। उसके अलावा जो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाता है हाइपर थायरोइडिज्म वगैरह देखने को मिलेगी। नॉन फंक्शनल जो है
वो उसके अपने अलग मसले मसाइल हैं। ये मैस इफेक्ट्स करते हैं, इसमें ना हार्मोन रिलीज़ नहीं होता लेकिन मैस इफेक्ट आ रहा होता है। 2 चीज़ें इसमें आपको मैस इफेक्ट्स देखने को मिलेंगी, हाइपरपिट्यूटरिज्म देखने को मिलेगा और इसमें एक्यूट ट्यूमरल हैमरेज अगर होती है तो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सिस, ठीक है। वो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सिस क्या होती है कि ट्यूमर इतना बड़ा हो गया, ठीक है, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया और ट्यूमर के अंदर ही हैमरेज हो जाती है अगर, ठीक है, क्योंकि अब आपके ब्लड सप्लाई तो यहाँ पर नहीं मिल रही इतनी, तो अब अगर ट्यूमर बड़ा हो जाता है तो आपको पता है हैमरेज और नेक्रोसिस आपको देखने को मिलती है। आप ये तो माइक्रोस्कोप में आप बहुत बार पढ़ते हो। तो उस वजह से क्या होगा कि जब इतना ज़्यादा हो जाता है ना तो उस वजह से आपका जो एक अब बंदा जो है ना वो क्या हो जाएगा, अगर ये सडन होता है तो अनकॉन्शियस हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि पिट्यूटरी की वजह से हुआ है ना ये सारा, तो इसे पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिल सकता है। नॉन फंक्शनल ट्यूमर्स जो है ना उसके अंदर हमें हार्मोन्स नहीं मिलते, तो हार्मोन वाले साइन एंड सिम्टम भी नहीं मिलते, लेकिन इसके अंदर आपको मैस इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है हाइपरपिट्यूटरिज्म। हाइपरपिट्यूटरिज्म कंजेनिटल हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकता है कि बचपन से ही है या बाद में किसी और वजह से हुआ है, ठीक है। कंजेनिटल जो है वो तो एक अलग चीज़ है ना, ठीक है। अब जो हाइपरपिट्यूटरिज्म के पैदाइशी तौर पर कम है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है कि जैसे इसके अंदर या तो ट्यूमर है या मैस है, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने शीहान सिंड्रोम का आप लोगों को बता दिया है कि वो सारा प्रेगनेंसी वाला सारा और प्रोलैक्टिन भरा था, लैक्टेट ड्रॉप भरे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लड सप्लाई नहीं भरी थी, नेक्रोसिस वगैरह हो गया, ठीक है। या कोई आर्ट्रोजेनिक कॉज हो सकता है कि आप लोगों ने और कोई सर्जरी करवाई पेशेंट ने और सर्जन ने जो है वो गलती से उसकी जो पिट्यूटरी थी उसको मतलब सर्जिकली रिमूव कर दिया, कुछ उसका मसला कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कोई और इन्फेक्शंस होते हैं जैसे टीबी, ट्रॉमा या कोई मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होते हैं जो ये कर सकते हैं। हाइपरपिट्यूटरिज्म का इतना मसला नहीं होता, ठीक है। हाइपरपिट्यूटरिज्म का मतलब पिट्यूटरी काम नहीं कर रही, तो कोई क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम नहीं देखने को मिलता सिवाय एक चीज़ के, अगर कॉन्जेनिटल है, ठीक है। अगर कॉन्जेनिटल है तो क्या होगा, कॉन्जेनिटल है तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन कम होगा। ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो अच्छा इसका ना ज़्यादा आसान है कि आप ज़रा यहाँ से देखो। ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो क्या होगा, वो डॉर्फ होगा। अगर एफएसएचएलएच कम होगा तो क्या होगा, वो इनफर्टाइल होगा। अगर एसीटीएच कम होगा तो कोर्टिसोल नहीं है। कोर्टिसोल ना मैं आपको इसमें इसलिए नहीं करी क्योंकि बड़ा डिटेल टॉपिक है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स बनेगा ना तो उसके अंदर मैं आपको कोर्टिसोल डिटेल में बताऊंगी। तो कोर्टिसोल अगर नहीं होगा तो उसके अंदर जो है वो वैसे वीक वगैरह होगा। थायराइड अगर नहीं होगा तो उसका मेटाबॉलिक रेट वगैरह कम होगा। प्रोलैक्टिन नहीं होगा तो वो वही चीज़ें कि उसकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट वगैरह नहीं होगी और वो मतलब मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और इसके अलावा अगर बाकी चीज़ें मतलब ये सारी प्रेजेंट करती हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब उसमें आपको देखने को मिलेंगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिंड्रोम में अब हम आते हैं, ये हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करती है भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो ही हार्मोन्स जो है ना रिलीज़ नहीं करती बल्कि ऊपर से बन के आते हैं इसमें। कौन से ऊपर से हाइपोथैलेमस जो है ना वो बनाता है ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ठीक है। और ये बेचता है ये दो हार्मोन और ये बेचता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने इसको निकालना होता है। अब एडीएच जो है ना ये किडनी में जाता है, ठीक है। और ये हमारी नेफ्रॉन है, ठीक है, प्यारी सी और गंदी सी जो कि मैंने गंदी बनाई है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन है हमारी, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर ना ये डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होते हैं, वहाँ पर जाकर क्या करता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं ना वहाँ से ये एडीएच जो है ना वो वाटर जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। ट्यूब्यूल से वाटर बाहर निकालेगा और वाटर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा करेगा, ठीक है। एडीएच के साथ एक और चीज़ लिंक होती है कि जब ये एडीएच रिलीज होता है ना तो एल्डोस्टेरोन भी कहीं ना कहीं साथ में आ जाता है, ठीक है। जब एल्डोस्टेरोन आता है ना, एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि एक तो हमारे पास एडीएच वाटर एब्जॉर्ब करवा रहा है और एल्डोस्टेरोन जो है ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना हमारे ये एडीएच का अपना एक्शन से वाटर के साथ है, लेकिन सम हाउ लिंक्ड आप कह सकते हैं कि बॉडी में ये होता है कि हमारे पास जब ना ब्लड वॉल्यूम कम होता है ना तो तब ये सारी चीज़ें एक्टिव हो रही होती हैं, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा होता है तो हमारी बॉडी ये करती है कि वो वाटर भी बढ़ाती है और वो ना सोल्ट्स भी बढ़ाती है। तो इसलिए मैंने ना एडीएच एल्डोस्टेरोन दोनों का जिक्र यहाँ पर कर दिया एक्चुअली, वरना एडीएच का अपना फंक्शन जो है वो वाटर ही एब्जॉर्ब करवाना ही था, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन क्या करती है, ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि होता क्या है, ऑक्सीटोसिन का तो नहीं, हम यहाँ पर ना दो चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और वो है एडीएच से रेलेवेंट। एडीएच जो है ना या अगर कम रिलीज़ होता है, ठीक है, कम रिलीज़ होता है, ये हो सकता है सेंट्रल, ठीक है। और अगर एडीएच मतलब इसका रिस्पॉन्स कम है, मैं चलो इसको ऐसे भी नहीं लिखती, इस तरह थोड़ा अजीब लग रहा है, नेफ्रोजेनिक या सेंट्रल, ठीक है। एडीएच से रेलेवेंट ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। सेंट्रल ये है कि एडीएच रिलीज़ ही कम हो रहा है,
ठीक है, पिट्यूटरी से पीछे से ही कम आ रहा है, ठीक है। और नेफ्रोजेनिक ये है कि एडीएच रिलीज, एडीएच एडिक्वेट है, एडीएच ओके है, लेकिन किडनी के अंदर जो रिसेप्टर्स है जिसके ऊपर इसने लग के काम करना था वो रिसेप्टर्स कम है, ठीक है। तो किडनी का मसला है नेफ्रोजेनिक। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें होता ही है क्योंकि एडीएच कम है ना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, अब अगर एडीएच कम है तो वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर किधर जाएगा, वाटर सारा यूरिन में आ जाएगा। जब वाटर यूरिन में आ जाएगा तो वाटर आपको बार बार उस बंदे को वॉशरूम जाना पड़ेगा क्योंकि पॉलीयूरिया है, बार बार यूरिन आएगा उसको। अब वाटर क्योंकि लॉस्ट हो रहा है तो उसको प्यास भी ज़्यादा लगेगी, तो पॉलीडिप्सिया, और इतनी ज़्यादा सीवियर हो सकती है कि उसको जो है वो उसकी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम जो है ना मतलब सारा लॉस हो जाए और वो उसको डिहाइड्रेशन हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इसमें। इसके अलावा आप उसमें देख लो कि आपको ये भी हो सकता है कि इसमें जो यूरिन की जो ऑस्मोलैलिटी है वो ज़्यादा हो जाए और बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया की सिचुएशन आपको देखने को मिले। बल्कि आप इसमें ये देखें कि अगर ये दोनों चीज़ें साथ में काम कर रही है, लेकिन अगर एल्डोस्टेरोन का मसला नहीं है, सिर्फ एडीएच का है, जो कि यहाँ पर हम सिर्फ एडीएच की बात करें तो मैं इसको सिंपल रखती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल रखते हुए ये कि अगर ये आपकी बॉडी है ऐसी तो नहीं है, आपकी बॉडी बहुत जो है वो अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है इंसान को। अच्छा, तो अगर तो वाटर बॉडी से क्या हो रहा है, निकलता जा रहा है, वाटर बॉडी से निकलता जा रहा है, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे सोल्ट्स बच जाएंगे, ठीक है, सोल्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपको हाइपरनेट्रीमिया, सीरम की ऑस्मोलैलिटी जो है, नेट्रीमिया को भी छोड़ो, मैं सोडियम से ही क्यों लिंक करूँ, मैं बोलूँगी कि इसकी ऑस्मोलैलिटी जो सीरम की है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है हमारे पास SI-ADH, ठीक है। SI-ADH में क्या होता है, इसके अंदर ये वाली दो सिचुएशन जिसमें ADH कम हो रहा था, SI-ADH में ADH ज़्यादा होता है, ठीक है। एडीएच ज़्यादा होता है और एडीएच ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा जो जिस्म है उसके अंदर वाटर ही वाटर होगा, ठीक है। प्लस जहाँ पे पानी जाता है, पानी यूँ समझ लो कि अगर वाटर मेल है ना तो जो सोडियम है ना वो फीमेल है, ठीक है। तो जहाँ पर वाटर जाता है ना वहीं पर सोडियम आता है, तो इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा ना लाइकिंग है एक दूसरे के लिए। तो अब इस बंदे के अंदर जो है वो ये होगा कि ये चीज़ें जो है ना वो राइज़ करती जाएंगी और मतलब वो बहुत ज़्यादा आप यूँ समझ लो कि बंदा होगा कि जैसे उसने पानी और नमक भर गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इनमें देखने को मिलेंगी। सो अभी हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं। बाकी यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मैंने ख्याल है जो मैंने मिस किया वो ये थी कि एडीएच जो है वो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज होता है। ये थोड़ी सी पुरानी चीज़ें भी हैं, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हमारा पिट्यूटरी कंप्लीट और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे थायराइड।